नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारा जो चैप्टर प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन वाला जो चैप्टर हमारा चल रहा था, वहीं से उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म की। देखो, ध्यान से सुनना इस बात को। काउंटर करंट मैकेनिज्म का क्या मीन है? काउंटर करंट मैकेनिज्म सबसे पहले तो अगर हम ये बात करें कि मैमल्स की जो किडनी जो होती है वो यूरिन को कंसंट्रेट करने की कैपेसिटी रखती है, और यूरिन को कंसंट्रेट करने की जो कैपेसिटी होती है या यूरिन को कंसंट्रेट करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। यानी इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। पहला तो ये इसका टारगेट या फिर ये इसका काम है कि हमारी बॉडी के अंदर अगर हमें यूरिन को कंसंट्रेट करना है तो काउंटर करंट मैकेनिज्म है उसका यूज किया जाता है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो ये काउंटर है इसका मीन होता है ओपोजिट। काउंटर का मीन होता है ओपोजिट और करंट का मीन होता है फ्लो। करंट का मीन है फ्लो होता है। इसका मीन हमारी बॉडी के अंदर जो किडनी वाला जो पार्ट होता है वहां पे ये जो फ्लूइड जो होता है, लिक्विड जो होता है, उसकी जो फ्लो जो होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। या फिर इसको हम शॉर्टकट में ये बात लिख सकते हैं, फ्लो ऑफ फ्लूइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन इज टर्म्ड एज काउंटर करंट। दो बात क्लियर हुई कि काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है। जो लिक्विड मटेरियल जो होता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फ्लो होता है उसको काउंटर करंट कहते हैं। और काउंटर करंट क्यों होता है? यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर काउंटर करंट जो मैकेनिज्म है वो चलता है। यहाँ पे हमें दो तीन बातें और ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले हमारी किडनी के अंदर जो कोर्टेक्स वाला पार्ट होता है और दूसरा जो मेडुला वाला पार्ट होता है, इन दोनों के दोनों पार्ट के अंदर आयनिक कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट होती है। आयनिक कंसंट्रेशन जो है वो दोनों के अंदर डिफरेंट होती है, और ये जो आयनिक कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है उसी की वजह से क्रिएट होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनने के लिए जो आयंस या केमिकल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो आयंस जो होते हैं वो होते हैं NaCl एंड यूरिया। NaCl एंड यूरिया। बहुत ही सिंपल सी बात है कि हमारी बॉडी के अंदर जो किडनी है, आपने पढ़ा था, उस किडनी के अंदर मेनली दो पार्ट होते हैं। इस तरह से आपने किडनी पढ़ी थी, इस तरह से किडनी देखी थी, डायग्राम आपको याद होगा इस तरह से। अब ये जो किडनी जो होती है इसके यहाँ पे इस तरह से ये मेडुला वाला पार्ट जो होता है, ये वाला, इस वाले को मेडुलरी पार्ट कहते हैं, इस वाले को हम कोर्टेक्स बोलते हैं, इस वाले को मेडुला वाला पार्ट बोलते हैं। इन दोनों के अंदर यहाँ पे आयनिक कंसंट्रेशन जो होता है उसके अंदर डिफरेंस होता है। उसी आयनिक कंसंट्रेशन की डिफरेंस को हम यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। ये जो कंसंट्रेशन का जो ग्रेडियंट जो बनता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं NaCl एंड यूरिया। आगे हमें बात करनी है कि किस तरह से ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है और किस तरह से हमारी ये हेल्प करता है। उससे पहले दो तीन बातें और आपको याद रखनी चाहिए कि हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं, परमिएबल फॉर वाटर एंड आयंस बोथ। वाटर एंड आयंस बोथ। वाटर और आयन दोनों के लिए ये परमिएबल होती है। वहीं पे अगर हम बात करें लूप ऑफ हेनले की,
लूप ऑफ हेनले जो होता है उसके पास आपको पता है दो लिंब होते हैं। ब्लड कैपिलरीज जो है उसके अंदर भी वासा रेक्टा होती है, वासा रेक्टा के दो लिंब होते हैं, लेकिन पूरी की पूरी ब्लड कैपिलरीज जो है वाटर और आयन दोनों के लिए परमिएबल होती है। अगर इसके हम बात करें असेंडिंग लिंब की, और एक इसके पास होता है डिसेंडिंग लिंब, डिसेंडिंग लिंब। अब ये जो डिसेंडिंग लिंब जो होता है ये होता है परमिएबल फॉर वाटर, permeable for water but impermeable for ions, impermeable for ions, ions के लिए impermeable होता है। और वहीं पे ascending limb जो होता है ये होता है permeable for ions, permeable for ions but impermeable for water, impermeable for वाटर, वाटर के लिए ये इम्परमिएबल होता है। अब हमें देखना है कि ये प्रोसेस कैसे होती है, और हमें ये भी देखना है कि वो जो कोर्टेक्स वाला रीजन और जो इनिशियल शुरुआती जो मेड्यूलरी रीजन होता है, इनिशियली मेड्यूलरी रीजन, वहां पे अगर हम बात करें ओस्मोलरिटी की, ओस्मोलरिटी वो होती है 300 मिली ओस्मोल पर लीटर इनवर्स। ओस्मोलरिटी आपको पता होना चाहिए कि पार्टिकल ऑफ सोल्यूट, पार्टिकल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोलवेंट, या फिर यहां पे अपने पास वाटर है तो हम वाटर लिख सकते हैं कि 1 लीटर वाटर के अंदर या सोलवेंट के अंदर जितने सोल्यूट के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उसी को हम बोलते हैं ओस्मोलरिटी। तो ये इनिशियली मेड्यूलरी रीजन जो होता है उसके अंदर ओस्मोलरिटी जो है वो 300 होती है, और ये ही मीडियम या फिर डीपली मेड्यूलरी रीजन के अंदर हम जब डीपली जाते हैं तो ये जो ओस्मोलरिटी जो होती है 1200 मिली ओस्मोल पर लीटर इनवर्स, यानी ये जो ओस्मोलरिटी जो है वो 4 गुना इंक्रीज हो जाती है। और इसी ओस्मोलरिटी की वजह से, इसी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से वाटर और आयंस जो होते हैं वो दो जो ब्लड वेसल्स हैं यानी जिनको वासा रेक्टा बोलते हैं, और इसके अलावा जो लूप ऑफ हेनले जो है वहां पे आयंस और वाटर का एक्सचेंज होता है, और उसी एक्सचेंज की वजह से हमारी बॉडी के अंदर यूरिन जो है वो कंसंट्रेट होता है। अब हम इन सारी चीजों को डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये जो है लूप ऑफ हेनले, और आपको पता ही है कि जो ऑपोजिट फ्लो जो होता है लिक्विड का उसी को हम बोलते हैं काउंटर करंट। और यहाँ पे देखो आप किस तरह से लिक्विड जो है वो ऑपोजिट फ्लो कर रहा है, ब्लड जो है वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, वहीं पे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पे ये जितना भी लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोल देते हैं। ये सारी तरफ चारों तरफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड या जो मेडुलरी रीजन के अंदर जो प्रेजेंट होता है जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। अब इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ये जो ओस्मोलरिटी जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती रहती है। जैसे ऊपर की तरफ 300, फिर 400, 500, 700, 800, 9000, और इसके मिड पॉइंट तक आते आते ये जो ओस्मोलरिटी जो है वो 1200 तक पहुंच जाती है। अब यहाँ पे इस ओस्मोलरिटी में डिफरेंस की वजह से देखो ब्लड कैपिलरीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इधर से ये जो वासा रेक्टा जो आ रही है, इस वासा रेक्टा के अंदर जो फ्लूइड है या ब्लड है उसकी ओस्मोलरिटी भी यहाँ पे इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ओस्मोलरिटी के बराबर होती है। लेकिन जैसे जैसे ब्लड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करता है तो यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन के अंदर डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे ओस्मोलरिटी 300 है, लेकिन जैसे जैसे ब्लड जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है उसकी जो ओस्मोलरिटी जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से यहां से ये जो ब्लड जो है इसके अंदर आयंस जो है वो कम है और यहाँ बाहर की तरफ आयंस कम है, तो ये जो सॉल्यूशन है ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनने की कोशिश करेगा। आपको पता है आयंस जो होते हैं वो अपनी हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ बाहर की तरफ आयंस ज्यादा है अंदर की तरफ आयंस कम है,
तो आयंस की वजह से ये जो वाटर जो है ये बाहर की तरफ जाएगा और आयंस जो है वो अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से ये जो वासा रेक्टा का जो डिसेंडिंग लिम्ब है, वासा रेक्टा का जो डिसेंडिंग लिम्ब जो है उसके अंदर जब ब्लड नीचे की तरफ फ्लो करेगा तो ये धीरे धीरे ब्लड जो है वो कंसंट्रेट हो जाएगा, कंसंट्रेटेड ब्लड जो है इसके अंदर फ्लो करने लग जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आयंस आ जाते हैं और वाटर जो है वो बाहर की तरफ मूव कर जाता है, जिसकी वजह से ये ब्लड जो है वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर इस डायरेक्शन में जाता जाता और जब यहां तक पहुंचेगा तो ये जो ब्लड जो है ये कंसंट्रेटेड हो जाएगा। उसके बाद यहां से अब ये जो ब्लड जो है यहाँ पे ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है और यहां से ब्लड जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो आपको पता है कि जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर तो धीरे धीरे ये कंसंट्रेशन कम होती जाती है। जैसे यहाँ पे 1200 है, यहाँ पे 1000 हो गई, यहाँ पे 900 हो गई, 800 हो गई, 700 हो गई और चलते चलते ऊपर तक जो इसकी कंसंट्रेशन है वो 300 हो जाएगी। अगर इस लिम्ब की बात करें तो इस लिम्ब में क्या होगा कि यहाँ पे शुरू में 1200 कंसंट्रेशन थी, उसके बाद जैसे जैसे इधर ब्लड आएगा तो यहाँ पे अब क्या होगा, ब्लड के अंदर आयंस जो उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है और ब्लड के बाहर या इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जो आयंस है उनकी कंसंट्रेशन कम है, तो यहां से आयंस जो है वो बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर यहां से आयंस बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो धीरे धीरे ब्लड के अंदर आयंस जो है उनकी कमी हो जाएगी, आयंस जो है वो कम हो जाएंगे और जो आयन यहां से एब्जॉर्ब हुए थे ब्लड के अंदर या ब्लड के अंदर आयंस आए थे जिसकी वजह से हमारा ब्लड कंसंट्रेटेड हो गया और यहां से इस मेडुलरी रीजन से बाहर जाते टाइम ये जो ब्लड की जो ओस्मोलरिटी जो है वो हमारे पास बचती है 300। इसका मेन यहाँ पे मेन इस वासा रेक्टा का मेन काम का क्या था, मेन काम ये था कि ये जो ब्लड कैपिलरीज वासा रेक्टा यहाँ पे आई, यहाँ की सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का इसका मेन काम था, लेकिन परमिएबल होने की वजह से यहाँ पे आयंस इसके अंदर आ गए, लेकिन यहाँ से आयंस जो है इस मेड्यूलरी रीजन से या इंटरस्टिशियल फ्लूइड से आयन लेकर के ब्लड कैपिलरीज जो है वो बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि अगर यहाँ से आयंस बाहर चले जाएंगे तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है वो हमेशा बना नहीं रह पाएगा। अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं बना रह पाएगा तो यहाँ पे ये जो लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब जो है वहां पे भी यूरिन कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर हम इस डिसेंडिंग लिम्ब की बात करें आपको पता है ये वाटर के लिए परमिएबल होता है, तो यहां से ये जो वाटर जो है यहां से बाहर की तरफ मूव कर सकता है, जिसकी वजह से आयंस के नंबर जो है या आयन की कंसंट्रेशन धीरे धीरे इस डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर बढ़ जाती है, क्योंकि बाहर की तरफ जो आयंस जो है आयंस के नंबर ज्यादा है और बाहर की तरफ वाटर कम है, इसलिए बाहर जो है इसके अंदर से वाटर बाहर की तरफ मूव कर जाएगा और चलते चलते इस लूप ऑफ हेनले के जब हम मिड पार्ट तक जाते हैं तो यहाँ पे इसकी भी कंसंट्रेशन जो है वो 1200 तक पहुंच जाती है फिल्ट्रेट की, जो फिल्टर होकर के आया है जिसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं, वो इस डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर कंसंट्रेट होता है, क्योंकि बाहर की तरफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आयंस ज्यादा है, आयंस ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो वाटर है वो बाहर की तरफ मूव कर जाता है। उसके बाद इस लिम्ब के अंदर जब हम ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं जिसको हम असेंडिंग लिम्ब कहते हैं, अब आपको पता है असेंडिंग लिम्ब में जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं आयंस कम होते जा रहे हैं और इस असेंडिंग लिम्ब के अंदर आयंस ज्यादा है, इस वजह से यहां से आयंस जो है वो तो बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे और यहां से ये वाला जो लिम्ब जो होता है ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, वाटर यहां से बाहर जा नहीं सकता, आयंस यहां से बाहर चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो यूरिन यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड बना था या ये जो फिल्ट्रेट जो है वो कंसंट्रेटेड हुआ था, वो फिल्ट्रेट जब इस असेंडिंग लिम्ब में ऊपर की तरफ जाता है तो जाता जाता इसमें से आयंस जो है वो बाहर चले जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो यूरिन जो है ये डाइल्यूट हो जाता है या जो फिल्ट्रेट जो होता है वो डाइल्यूट हो जाता है। इसीलिए इस डिसेंडिंग लिम्ब को हम बोल सकते हैं कंसंट्रेटेड लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब जो है उसको हम बोल सकते हैं कंसंट्रेटेड लिम्ब, क्योंकि यहाँ पे यूरिन या फिल्ट्रेट जो है वो कंसंट्रेट हो रहा है। इस वाले लिम्ब को हम बोल सकते हैं डाइल्यूटिंग लिम्ब, डाइल्यूटिंग लिम्ब बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो लिम्ब जो होता है वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, आयंस के लिए परमिएबल होता है, इसीलिए यहाँ से आयंस बाहर जाएंगे, अगर फिल्ट्रेट में से आयन बाहर जाएंगे तो सोल्यूट जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा और ये जो डाइल्यूट सोल्यूशन जो है या डाइल्यूट जो मटेरियल या फिल्ट्रेट है वो पहुंच जाता है डीसीटी के अंदर। हमारा यहाँ पे जो मेन टारगेट जो होता है, मेन टारगेट ये होता है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना रहे, ऊपर वाला जो पार्ट है वो कोर्टेक्स वाला रीजन, अंदर वाला जो पार्ट होता है मेड्यूलरी रीजन,
यहाँ पे कोर्टेक्स और मेडुला के अंदर ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है 300 ओस्मोलरिटी से 1200 तक जा रहा है, इसी वजह से ये जो दोनों के दोनों लिम्ब होते हैं इसके अंदर आयंस और वाटर का एक्सचेंज हो जाता है, और आयंस और वाटर का एक्सचेंज हो जाने से यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है, यहाँ पे सेल जो है उनको ऑक्सीजन भी मिल जाती है, और यहाँ से जो ब्लड जो होता है वो आयंस को लेकर के इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड से बाहर नहीं जा सकता, इसीलिए यहाँ पे ये जो एक्सचेंज होने की वजह से यूरिन जो है वो कंसंट्रेट भी हो जाता है, वाटर जो है उसका भी रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, और आयंस होते हैं उनका भी रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, और इन्हीं सब चीजों को मेंटेन रखने के लिए इस पूरी की पूरी प्रोसेस को किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्योंकि काउंटर करंट का मीन आपको पता है, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जब लिक्विड फ्लो करते हैं उसी को हम काउंटर करंट कहते हैं, और इसी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने की वजह से जैसे डिसेंडिंग लिम्ब है ये वाटर के लिए परमिएबल होता है, असेंडिंग लिम्ब है आयंस के लिए परमिएबल होता है, यहाँ से आयंस बाहर चले जाते हैं जिससे फिल्ट्रेट डाइल्यूट हो जाता है, यहाँ से वाटर बाहर चला जाता है फिल्ट्रेट जो है वो कंसंट्रेट हो जाता है, और उसके बाद ये जो फिल्ट्रेट है ये पहुंच जाता है डीसीटी के अंदर। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी किडनी के पास कैपेसिटी होती है कि शुरुआत के अंदर जो ओस्मोलरिटी थी वो 300 थी, यहाँ पे मिड पॉइंट पे आकर के ओस्मोलरिटी जो है वो 1200 हो गई, इसका मतलब हमारी किडनी जो है वो फिल्ट्रेट को 4 गुना कंसंट्रेट कर सकती है, या हमारी किडनी के पास कैपेसिटी होती है कि वो फिल्ट्रेट को 4 गुना कंसंट्रेट करके वाटर को रीअब्सॉर्ब कर सकती है और वाटर को कंजर्व कर सकती है। ये थोड़ी सी बात थी काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में, जिसके बारे में अभी आपने पहले सारी चीजें हमने लिख करके देखी, उसके बाद डायग्राम से देखी। शॉर्टकट में अगर समझाने की कोशिश करें तो काउंटर करंट मैकेनिज्म की जाती है यूरिन को फिल्ट्रेट करने के लिए या यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए, और अगर उसके बाद बात करें काउंटर का मीन होता है ऑपोजिट और करंट का मीन होता है फ्लो, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो फ्लो होता है उसी को हम काउंटर करंट बोलते हैं। यहाँ पे मेनली 3 काउंटर करंट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, 3 यानी 3 काउंटर करंट। 3 काउंटर करंट का मीन काउंटर करंट बिटवीन ascending and descending limb of लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब काउंटर करंट पहला। दूसरा अगर बात करें काउंटर करंट बिटवीन ascending and descending limb of vasa recta, और तीसरा जो हम बात कर सकते हैं काउंटर करंट बिटवीन ascending limb of loop of Henle and descending limb of vasa recta and vice versa। वाइस वर्सा का मीन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। अगर इसको उल्टा कर दें कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये सारे के सारे 3 तरह के हमारी बॉडी के अंदर जो है काउंटर करंट बनते हैं, जिसके अंदर लिक्विड जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्लो करता है। अगर शॉर्ट में डायग्राम से आप समझना चाहो तो इस चीज को ऐसे समझ सकते हो कि ये अगर हमारा लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले, आपको पता है ये इसका डिसेंडिंग लिम्ब है, ये इसका असेंडिंग लिम्ब, दोनों के अंदर इसके अंदर जो लिक्विड जो इस डायरेक्शन में असेंडिंग लिम्ब में इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर इसके साथ अगर हम बात करें ब्लड कैपिलरीज की, तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर भी आपको दिख रहा है ये वाला जो है ये इसका डिसेंडिंग लिम्ब है, इधर से ब्लड कैपिलरी जिसको वासा रेक्टा कहते हैं, इधर से ब्लड आता है, और इधर से जो रीनल वेन जो बनती है उस रीनल वेन के अंदर इस तरह से ब्लड जो है वो वापस से चला जाता है। और तीसरा जो काउंटर करंट इन दोनों के बीच में बन रहा है, ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है इसमें नीचे की तरफ जाता है, असेंडिंग लिम्ब वासा रेक्टा जो है इसके अंदर ब्लड जो है ऊपर की तरफ फ्लो करता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर 3 काउंटर करंट जो है वो बनते हैं। एक छोटी सी आप यूरिन जो है उसकी डायरेक्शन यहाँ पे देख सकते हो कि यूरिन कहां से बन करके किस वाली डायरेक्शन में जाता है। सबसे पहले आपको पता है यूरिन जो है उसकी फॉर्मेशन होती है नेफ्रॉन के अंदर।
अब ये जो नेफ्रॉन्स है सबसे पहले जाता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट जो है वहां से ये जाएगा फिर डक्ट ऑफ बेलिनी के अंदर। डक्ट ऑफ बेलिनी, वहां से जाएगा ये रीनल पेपिला के अंदर। रीनल पेपिला, रीनल पेपिला से जाएगा माइनर केलिक्स के अंदर। माइनर केलिक्स, माइनर केलिक्स से जो यूरिन जो है वो जाएगा मेजर केलिक्स के अंदर। और मेजर केलिक्स से वो जो यूरिन जो है वो जाएगा रीनल पेल्विस के अंदर। और रीनल पेल्विस जो है वहां से जाएगा यूरेटर्स के अंदर। और यूरेटर जो है वहां से जाएगा यूरेनरी ब्लेडर के अंदर। और यूरेनरी ब्लेडर जो है वहां से जाएगा यूरेथ्रा के अंदर। और यूरेथ्रा से चला जाएगा आउटसाइड। तो ये वाला भी सीक्वेंस अगर आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है कि नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से कलेक्टिंग डक्ट, डक्ट ऑफ बेलेनी, रीनल पेपिला, माइनर केलिक्स, मेजर केलिक्स, रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरेनरी ब्लेडर, यूरेथ्रा और आउटसाइड। तो हमने काउंटर करंट की बात की। उसके बाद हमें बात करनी है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शनिंग। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शनिंग। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शनिंग, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शनिंग का मेन सिंपल सा ये कि हमारी बॉडी के अंदर ये जो किडनी जो है, हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा होने से किडनी पे क्या इफेक्ट पड़ता है और किडनी कैसे अपने आप को मेंटेन रखती है। आपको पता है कि ये जो GFR जिसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट कहते हैं, ये हमेशा मेंटेन या रेगुलेट होनी जरूरी है, जो कि वो 125 ml पर मिनट जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो बनता है। इसको मेंटेन रखने के लिए किडनी जो है वो दो तरह से काम कर सकती है, या फिर हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर जो है या जो बीपी जो है वो दो तरह से इंक्रीज हो सकती है। एक तो बीपी या ब्लड प्रेशर जो वो इंक्रीज हो जाए, उसमें किडनी के अंदर क्या प्रोसेस होती है। और एक ये जो ब्लड प्रेशर अगर डिक्रीज हो जाए, उस समय किडनी जो है अपने आप को कैसे मेंटेन करती है। अगर इसकी हम शॉर्टकट में थोड़ी सी बात करें तो पहले बात हम ये कर सकते हैं, इफ GFR इंक्रीज्ड, अगर GFR जो है जिसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट कहते हैं, अगर वो इंक्रीज हो जाए, इसका मीन क्या होगा कि ब्लड प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और अगर ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो किडनी कैसे मेंटेन करती है। इसके लिए एक छोटा सा पॉइंट बता रखा है जिसको हम कह सकते हैं ANF, यानी हमारे हार्ट के अंदर जो आर्ट्रियम जो होते हैं वहां से एक केमिकल रिलीज होता है जिसको बोलते हैं आर्ट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। आर्टेरियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, और ये जो आर्टेरियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर जो होता है ये ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देने की वजह से वो जो मसल्स जो होती हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल उनका ल्यूमेन कम हो जाता है। आपको पता है इस तरह से ये कोई ब्लड वेसल, इस तरह से ये कोई ब्लड वेसल, इस तरह से ये कोई ब्लड वेसल है। ये वाला जो एरिया जो है ये यहाँ पे अभी थिक एरिया है, और इसके अंदर अगर ANF जो है वो काम करता है वेजो डायलेशन का। वेजो डायलेशन, वेजो डायलेशन का मीन ब्लड वेसल जो होती हैं उनके ल्यूमेन को वो बड़ा कर देगा। अगर ल्यूमेन बड़ा होगा तो आपको पता है कि ब्लड प्रेशर अपने आप कम हो जाए। जैसे ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को अगर इस तरह से कर दिया जाए, ये वाला, ये जो ल्यूमेन जो है इसको लार्ज कर दिया जाए, और यहाँ पे ये जो ल्यूमेन है ये शॉर्ट या छोटा ल्यूमेन है, यहाँ पे प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, यहाँ पे जो प्रेशर है वो ज्यादा होता है। इसी वजह से यहाँ पे ये जो ANF जिसको कह रहे हैं आर्टेरियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, ये क्या करता है ब्लड वेसल जो है उसके ल्यूमेन को लार्ज कर देता है। ये तो तब होता है जब ब्लड प्रेशर जो है ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर हाई होता है। लेकिन एक आपको सिस्टम पढ़ना, अगर GFR जो है वो कम हो जाए, इसकी वजह से ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर जो है वो भी अगर कम हो जाए, उस कंडीशन के अंदर GFR कम होता है। इसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होता है रास, रास वाला सिस्टम। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बात आप ये सुनो कि अगर यहाँ पे कोई भी पाइप, मान लो आप ब्लड वेसल छोड़ो, पाइप है,
इस पाइप के अंदर अगर प्रेशर कम हो जाए तो आप कितने तरीकों से प्रेशर को बढ़ा सकते हो? मेनली प्रेशर को दो तरीके से आप बढ़ा सकते हो। एक तो काम ये कर सकते हो कि ये जो पाइप है, इस पाइप का ये जो ल्यूमेन है, डायमीटर है, अगर इसको कम कर दिया जाए तो प्रेशर अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। एक तो ये बात आप बेसिक से जानते हो, घरों में पानी वगैरह जब पाइप से निकालते हो तो आगे से अगर उसको पकड़ लेते हो टाइट तो प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। दूसरी बात, दूसरा काम ये कर सकते हो कि आपके पास ये कोई ब्लड वेसल है, यहाँ पे ब्लड या कोई भी पाइप है उसके अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा है, आपको चाहिए कि ये जो लिक्विड है इसका प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, इस ब्लड वेसल के अंदर या इस पाइप के अंदर लिक्विड की अमाउंट बढ़ा दोगे। अगर लिक्विड की मात्रा बढ़ जाएगी तो प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा। यही काम इस रास वाले सिस्टम के अंदर किया जाता है। एक जगह तो ये जो ब्लड वेसल जो है उसके ल्यूमेन को कम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ने से जीएफआर बढ़ जाता है। और एक जगह इस लिक्विड के अंदर वाटर जो है उसको रीएब्जॉर्ब करके लिक्विड जो उसकी अमाउंट बढ़ाई जाती है। देखो कैसे किया जाता है। सबसे पहले जब जीबीपी ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर अगर कम हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास यहाँ पे अगर हम बढ़ाने की कोशिश करें, इस तरह से आपको पता है, यहाँ पे इस तरह से आपके पास है नेफ्रॉन की थोड़ी सी अगर हम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, यहाँ पे देखो ये वाला जो पार्ट है आप जानते हो पीसीटी वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है लूप ऑफ हेनले है, ये वाला जो पार्ट है डीसीटी है। यहाँ से इस तरह से एफरेंट आर्टियोल आती है, यहाँ से इस तरह से एफरेंट आर्टियोल जो है चली जाती है, ये वाला जो पार्ट है ग्लोमेरुलस वाला पार्ट। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, जैसे ही ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन है उसकी प्रोसेस भी स्लो हो जाएगी। अगर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस स्लो हो जाएगी तो यहाँ से ये जो फिल्ट्रेट है इसकी मूवमेंट भी स्लो हो जाएगी, और अगर यहाँ से फिल्ट्रेट जो है वो स्लो जाएगा तो ये जो पीसीटी जो है ये यहाँ पे मैक्सिमम जो आयंस जो होते हैं, मैक्सिमम आयंस जो होते हैं वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। यहाँ पे इस वाले पार्ट के अंदर मैक्सिमम आयंस जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। अगर मैक्सिमम आयंस यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे तो इस डीसीटी के पास आयंस नहीं पहुंच पाएंगे, नो आयंस, या फिर इसके पास लेस आयंस पहुंच पाएंगे, और इन लेस आयंस को डिटेक्ट करने का काम करता है। यहाँ पे स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं बायोसेंसर सेल्स, बायोसेंसर सेल्स, या इन्हीं का दूसरा नाम होता है मेक्यूला डेंसा, मेक्यूला डेंसा। ये जो मेक्यूला डेंसा वाली जो सेल्स होती हैं ये NaCl को या मेनली आयंस को डिटेक्ट करती हैं इस वाले पार्ट के अंदर, डीसीटी के अंदर। और जैसे इनको पता चलता है कि यहाँ पे आयंस जो है उनकी कंसंट्रेशन कम है तो तुरंत इंफॉर्मेशन जो है वो जाती है दूसरे टाइप की सेल्स के पास, जिन सेल्स को हम बोलते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। और ये जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो हैं ये यहाँ से स्टार्ट करती हैं केमिकल सीक्रेट करना, जिसको हम बोलते हैं रेनिन। ये जो रेनिन है और एक आप डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर रेनिन पढ़ते हो, इन दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। ये जो रेनिन जो होता है ये किडनी के अंदर जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, और ये वाला जो रेनिन जो होता है, जो एंजाइम आप पढ़ते हो गैस्ट्रिक जूस के अंदर, गैस्ट्रिक जूस के अंदर हमारे स्टमक के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको रेनिन कहते हैं। ये जो रेनिन है पेप्टिक सेल्स जो होती हैं, पेप्टिक सेल्स उनके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, और ये जो रेनिन जो है मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ये रेनिन जो है मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और मेनली बच्चों के अंदर ज्यादा होता है, जैसे बड़ा होता है तो ये रेनिन का सीक्रेशन कम हो जाता है। तो ये जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो हैं जो रिलीज करती हैं रेनिन, ये देखो रेनिन आगे जाके क्या काम करती है। आपके पास है लीवर, और ये जो लीवर जो है एक केमिकल का सीक्रेशन करती है जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन। ये जो एंजियोटेंसिनोजन जो होता है ये इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव होता है, ब्लड के अंदर घूमता रहता है, लेकिन जैसे इसके ऊपर एक्शन करता है रेनिन, रेनिन जैसे इसके ऊपर एक्शन करता है ये जो एंजियोटेंसिनोजन है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट। अब ये जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होता है इसको कन्वर्ट करने के लिए एक और एंजाइम आता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है
इसके लिए एक और आता है जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है ये सीक्रेट किया जाता है लंग्स के द्वारा और ये इसको कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर, एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर। अब देखो ये एंजियोटेंसिन सेकंड क्या काम करता है, क्यों बनाया गया, क्या इसका मामला है। देखो ये दो इंपॉर्टेंट काम करता है एंजियोटेंसिन सेकंड जो है, दो इंपॉर्टेंट काम। पहला काम कौन सा, इट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर, वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर कॉन्स्ट्रिक्टर। इट मीन्स it reduce the lumen size, reduce the lumen size of blood vessels due to which blood pressure increase and GFR also increase। यानी जैसा कि हमने शुरू में बात की थी कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए अगर ब्लड वेसल जो है उसके ल्यूमेन को कम कर दिया जाए तो प्रेशर जो है अपने आप इंक्रीज हो जाता है। और ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है वो ही काम करता है, ब्लड प्रेशर के ल्यूमेन को कम कर देता है। दूसरा, इट ऑल्सो स्टिम्युलेट द एड्रिनल ग्लैंड और secretion of aldosterone hormone which is responsible for Na plus reabsorption in DCT along with water, देखो ये दोनों लाइनें क्या कहना चाहती है, ये दोनों लाइनें ये कहना चाहती हैं कि यहाँ पे ये कोई ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड का जो प्रेशर है वो कम हो गया, तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो वो जो एंजियोटेंसिन सेकंड है वो क्या कर देगा, यहाँ पे इस तरह से ये जो ब्लड वेसल है उसके ल्यूमेन को कम कर देगा जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट कराता है एड्रिनल ग्लैंड से जिसकी वजह से ये वाली जो ब्लड वेसल है इसके अंदर पहले तो Na प्लस जो है उनका रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा और Na प्लस के साथ साथ पीछे से यहाँ से इनके साथ साथ आता है वाटर, और अगर यहाँ पे वाटर की अमाउंट बढ़ेगी, लिक्विड की अमाउंट बढ़ेगी तो प्रेशर जो है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। तो ये दोनों काम करवाता है, यहाँ पे ब्लड वेसल है उनके ल्यूमेन को कम कर देता है और साथ में Na प्लस का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है जिससे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन की वजह से यहाँ पे लिक्विड की अमाउंट बढ़ेगी और अगर लिक्विड की अमाउंट बढ़ेगी तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। दूसरा, यहाँ पे हमें एक और हार्मोन की बात कर लेनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। पहली बात तो ये रिलीज प्रोड्यूस किया जाता है हाइपोथैलेमस से और इसको पार्शियल या टेम्परेरली स्टोर्ड किया जाता है, स्टोर्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी और वहां से ये किया जाता है रिलीज, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर स्टोर करके वहां से जब इसको रिलीज किया जाता है तो ये जो एडीएच हार्मोन जो है ये करता है एक्शन कहां पे, एक्ट ऑन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, और डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट दोनों के अंदर ये बना देता है चैनल्स जिनको हम बोल देते हैं एक्वापोरिन, और उन एक्वापोरिन की मदद से या हेल्प से वाटर जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है।
यानी वाटर के रीएब्जॉर्प्शन के लिए डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है एडीएच हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस से स्टोर होकर के हाइपोथैलेमस से रिलीज होकर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वहां पे उसके अंदर स्टोर हो जाता है। एक हमारे पास प्रॉब्लम भी आ सकती है कि अगर एडीएच जो है वो इनसफिशियंट अमाउंट में इनसफिशियंट अमाउंट के अंदर है, तो उस कंडीशन के अंदर इनसफिशियंट अमाउंट के अंदर एडीएच है, तो उस कंडीशन के अंदर वाटर जो है उसका रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन है नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से एक्सेस वाटर रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू यूरिन, यानी हमारी बॉडी से एक्सेस वाटर जो है वो यूरिन के साथ बॉडी से बाहर जाने लग जाएगा, और इसी कंडीशन को हम बोल देते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। और इस कंडीशन के अंदर जो यूरिन जो होगा वो ऑर्डरलेस होगा, उसमें कोई स्मेल नहीं होगी, और साथ में वो टेस्टलेस भी होगा। इसी के साथ हमने आज दो टॉपिक्स की बात की। पहला जो टॉपिक है काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में बात की, और दूसरा जो टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शनिंग के बारे में बात की। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। जय हिंद, जय भारत।